इस फैक्ट्री में लगी आग। एटॉर व्हीकल जाने जाएंगे कपिध्वज के नाम से। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया संजय सर्विलेंस सिस्टम। डीआरडीओ बना रही है 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली रेलगन। और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन ने ही पाकिस्तान को किया एक्सपोज। आज महाराष्ट्र से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां भंडारा जिले में स्थित एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से 8 लोगों की जान गई है और लगभग 7 के आसपास लोग घायल भी हुए हैं। और अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे फैक्ट्री की जो छत है वो भी गिर गई थी। बाकी रेस्क्यू टीम को साइट पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसमें फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा मलबे को क्लियर करने की प्रोसेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को सभी जरूरी सहायता देने के सारे प्रयास जारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुर्घटना में हमने जितनों को खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले और जो घायल हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बाकी ये धमाका किस वजह से हुआ है तो उसके बारे में अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा में स्थित जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पे मुख्य रूप से एक्सप्लोजिव्स और हाई क्वालिटी के प्रोपेलेंट्स बनते हैं। और इनके मेन प्रोडक्ट्स में सिंगल बेस प्रोपेलेंट, रॉकेट के लिए डबल बेस प्रोपेलेंट, हाई एक्सप्लोजिव्स और उसके कंपाउंड और ऐसी बाकी के अन्य प्रोडक्ट्स। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जवाहर नगर में स्थित है। आज 24 जनवरी को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जिसका नाम है संजय, तो उसे हरी झंडी दिखाई है। संजय जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसका मुख्य काम होगा सभी तरह के ग्राउंड और एरियल बैटलफील्ड सेंसर से मिलने वाले डेटा इनपुट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके उसे आगे प्रोसेस करना, ताकि युद्ध भूमि की एक कॉमन सर्विलेंस पिक्चर प्रोड्यूस हो सके और जिससे हमारे मिलिट्री कमांडर्स को एक्यूरेट डिसीजंस लेने में काफी मदद होगी। और जो संजय है वो ये सारा डेटा एक सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ट्रांसफर करेगा। और संजय को अत्याधुनिक सेंसर्स और एनालिटिक्स से इक्विप किया गया है और ये हमारे विशाल लैंड बॉर्डर्स को मॉनिटर करने, इंट्रूशंस को प्रिवेंट करने और एक कमाल की एक्यूरेसी के साथ सिचुएशंस का आकलन करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम करेगा। और इस सिस्टम को मार्च 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक 3 अलग अलग फेसेस में आर्मी के सभी ऑपरेशनल ब्रिगेड्स, डिविजन्स और कोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत 2402 करोड़ रुपीस की लागत पर डेवलप किया गया है। और 26 जनवरी को यह सिस्टम भी पहली बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाला है। और जबकि रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले जो भारत के स्वदेशी हैवी क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स हैं, तो उनका नाम रखा गया नंदी घोष, जो कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है। और इसी तरह से जो मीडियम कैटेगरी वाला क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है उसका नाम रखा गया है त्रिपुरांतक, जो कि भगवान शिव जी के रथ का नाम है। और वहीं इंडियन आर्मी की सर्विस में जो एटॉर व्हीकल्स इंडक्ट हुए हैं तो वो जाने जाएंगे कपिध्वज के नाम से। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कपिध्वज है तो वो महाभारत के ग्रेट वॉरियर अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग लगा था उसको कहते थे, क्योंकि उस फ्लैग पर बजरंगबली सवार थे। और इसी तरह से जो पोलरिस के ऑल टेरेन व्हीकल्स आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हुए हैं उनका नाम रखा गया है चेतक। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत पहुंच चुके हैं और उनके इस विजिट के दौरान भारत और इंडोनेशिया महत्वपूर्ण डिफेंस डील को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शामिल है। और इस डील की कीमत लगभग $350 मिलियन तक हो सकती है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि 26 और 27 जनवरी को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिश्री जी चीन की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और लगभग 2 महीनों के समय में भारत और चीन के बीच ये तीसरी हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की चीन विजिट के दौरान सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि AI समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के लिए इनविटेशन आया था तो उसे स्वीकार कर लिया गया है। DRDO और इंडियन नेवी ने P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए और इससे संबंधित एक वीडियो DRDO के ऑफिशियल X हैंडल से भी पोस्ट की गई है। बाकी जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स हैं तो इन सिस्टम्स की खास बात यह है कि पीस टाइम और वॉर टाइम किसी भी तरह की कंडीशंस के दौरान समुद्र में क्रिटिकल स्टोर्स और इमरजेंसी सप्लाईज को डिलीवर करने में सक्षम है। इन एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है और फिर ये पैराशूट की मदद से पानी पर लैंड करते हैं और ये 150 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो यूरोप के यूरोड्रोन प्रोग्राम में भारत को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल चुका है, तो इसी के बारे में जानकारी देते हुए DRDO की तरफ से बताया गया कि इस प्रोग्राम को भारत की तरफ से DRDO लैबोरेटरी ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंट करेगी। बाकी एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट है DRDO के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन प्रोग्राम को लेकर। तो DRDO जिस तरह के रेल गन प्रोग्राम पर काम कर रही है
तो 2022 तक इस पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की कई अलग अलग महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को सफलतापूर्वक विकसित कर लिए है, जिसमें 10 मेगा जूल तक के कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करके 2000 मीटर पर सेकंड से भी अधिक की रफ्तार पर 1 किलोग्राम तक के प्रोजेक्टाइल को टेस्ट फायर किया गया है। और अब इसी 10 मेगा जूल वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन प्रोग्राम में डीआरडीओ ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त करी है, तो उसी के आधार पर एक फिक्स फायरिंग स्टैंड से 100 मेगाजूल के कैपेसिटर बैंक से पावर्ड 18 किलोग्राम तक के प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के डिजाइन, डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन पर काम हो रहा है, जो कि 18 किलोग्राम तक के प्रोजेक्टाइल को 7200 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक की रफ्तार से लॉन्च करने में सक्षम होगी। और इतना ही नहीं बल्कि डीआरडीओ के रेलगन को 155 mm तक के शेल को भी फायर करने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, और जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होगी। यानी कि ये जो रेल गन है कन्वेंशनल गन्स और मिसाइल्स के बीच के गैप को फिल करेगी। और आपको बता दें कि इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर लगभग 2030 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स को भी नेवी की सर्विस में इंडक्ट करना मुख्य रूप से शामिल है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये कैसे काम करती हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 22 जनवरी को पीओके में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह कहना था कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर के लोगों के प्रति अपना पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रखेगा जब तक कि कश्मीर के लोग यूएन रेजोल्यूशंस के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और जबकि इसी बीच अभी हाल ही में पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच जो पॉलिटिकल टॉक्स हुई थी, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को डिस्कस किया गया है। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स केवल और केवल जम्मू कश्मीर को लेकर अपना फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा दी जाती है, क्योंकि सच्चाई तो हर किसी को मालूम ही है कि कहां पे किसके लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, किन के अधिकारों को कहां पे दबाया जा रहा है। और इसी का खुलासा भी हाल ही में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट में हुआ है, और जिसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं तो उनकी रक्षा करने में सिंध राज्य विफल रहा है, और इसके कारण कई हिंदू परिवार आस्था आधारित हिंसा के चलते ही नहीं बल्कि आर्थिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण भी पलायन करने को बेबस हो रहे हैं। यानी कि ये रिपोर्ट तो क्लियरली दर्शाती है कि पाकिस्तान की जो सरकार है तो वो माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स की बात करती है। अब वो बात अलग है कि वो राइट्स देने की बात कर रहे हैं या फिर राइट्स लेने की बात कर रहे हैं। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में अरुणाचल प्रदेश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक राकेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर एपीएस महल और कैप्टन प्रमोद लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।